नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। 7 समंदर पार अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं, बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं और जाहिर है ये चुनाव उतने ही अलग है जैसे कि अमेरिका और बिहार जितने अलग है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो चुनाव को जोड़ती हैं। चुनाव आखिर मुद्दों पर लड़ा जाता है और अल्पसंख्यकों के आसपास माहौल क्या है, ये सवाल अगर बिहार में है तो अमेरिका में भी है। और देखिए इत्तेफाक कैसा है कि अब जो चुनाव का चरण बिहार में होने वाला है, तीसरा चरण, वो उन्हीं इलाकों में है जहां अल्पसंख्यक मतों की बहुलता है। और ऐसे में क्या वो मुद्दे जो अमेरिका को छू रहे हैं बिहार को भी छुएंगे, और क्या इस बार वो मुद्दे सीमांचल के इलाके में प्रभावी होने जा रहे हैं जो हर बार प्रभावी होते आए हैं, या फिर इस बार ओवैसी फैक्टर तेजस्वी को छोड़कर नीतीश जी में विश्वास जताकर वहां के मुस्लिम मतदाता कुछ नया कारनामा करने वाले हैं, देखना पड़ेगा। लेकिन सुकेश, ये शब्द जब मैं बोलता हूं खुद पर मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता है कि अक़लियत समाज में मुद्दे अभी बदले हैं और उसकी जो वजह है वो शायद हमारे भीतर की खामियां ही हैं। एक समाज के तौर पर शायद हम लोगों ने वो भरोसा अक़लियत समाज में नहीं जगाया कि वो मुद्दों पर बात करे, सुरक्षा पर कम सोचे। और यही सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में आप मुस्लिम मतदाताओं को जाते हुए कम देखते हैं, लीडर्स कम दिखाई पड़ते हैं, और आज की तारीख में जब हम बात करते हैं ओवैसी की सभाओं में भीड़ है, वोटिंग होगी क्या? तो ये अपने आप में उस इलाके में जहां तीसरे चरण में मतदान है वहां के लिए सबसे सच साबित होता है। आपको क्या लगता है ये सीमांचल का जो चुनाव है, क्या इसी मुद्दे के आसपास लड़ा जाएगा? आपने ठीक कहा। देखिए, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है, खासतौर पे चुनाव में, क्योंकि वो अगला 5 साल देखने वाले हैं कि हम कहां खड़े होंगे, हम किसके साथ खड़े होंगे, हम किसके साथ सेफ फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे। थोड़ा पहले चलिए, अगर 2015 में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस का अलायंस था। ये एक ऐसा फर्म गठबंधन था जिसके साथ जाने में मुस्लिम समाज को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2019 आई, जो कारनामा 2014 में नहीं हो सका वो 2019 में हुआ। 2014 में जो उस तरफ की सीटें थी जहां आप चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, वो 7 सीटें हार गई थी, उसमें सफलता नहीं मिल पाई थी उनको। 2019 के चुनाव में उसको भी पार्ट दिया गया है। एक सीट किशनगंज की छोड़ दीजिए तो सारी सीटों पे बीजेपी जेडीयू का गठबंधन, बीजेपी जेडीयू और एलजेपी का गठबंधन जीता, एनडीए जीता। लेकिन आपने ठीक कहा, विधानसभा चुनाव के मुद्दे, और जहां करीब 17% आबादी है बिहार में मुसलमानों की, कॉन्सेंट्रेटेड आबादी इस इलाके में ज्यादा है, तो वहां उनमें कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट हो? क्या वो मोदी जनरेट करते हैं? और हम सब जानते हैं कि बीजेपी के नेचुरल वोटर मुसलमान नहीं है। शायद उनको जोड़ने की वैसी कोशिश भी बीजेपी की तरफ से नहीं होती है। लिप सर्विस होती है, लेकिन वो शायद कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं करते। इस खाई को पाटने का काम उन्हें लगता है कि बिहार में जेडीयू करेगी। लोकसभा के चुनाव में उसने दिखाया था। क्या वो विधानसभा के चुनाव में भी होगा? क्या एक अपसर्ज जो दिख रहा है आरजेडी के लिए, क्या इस इलाके में भी ऐसा ही होगा? या फिर तीसरा फैक्टर जो आपने ओवैसी कहा, वो जादू चलेगा? 2015 में वोट्स लिया कुछ उन्होंने, सीट्स के टर्म्स में उनको सफलता नहीं मिली, और अब जब नीतीश कुमार ने वहीं डेरा डाल दिया है, नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से वहीं हैं, उन्होंने हेडक्वार्टर एक तरीके से वहीं बना लिया है, कल शाम तक वो वहीं रहने वाले। आज उनका एक बयान भी आया है जो आपने मुझे बताया कि किसी की ताकत नहीं है कि देश से बाहर किसी को भेजा जा सके। और भी बयान दिया, कुछ लोग दुष्प्रचार करने की कोशिश की है, हमने इस पूरे खित्ते में, इस पूरे इलाके में और बिहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है, यहां कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो 2-3 चीजें जुड़ती हैं उससे। अब ये महज संयोग है क्या संजीव कि प्रधानमंत्री की 2 रैलियां हुई इस इलाके में,
मुख्यमंत्री उन रैलियों में नहीं थे। एनडीए की बहुत सारी रैलियां जो हुई हैं उसमें प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार ने मंच साझा किया। क्या ये कैलकुलेटेड था कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, या फिर ऐसा था कि मुख्यमंत्री की व्यवस्था कहीं और थी इसलिए नहीं पहुंचे, या एक डेलिबरेट मिस था? इसको रीड करने की जरूरत है। इस इलाके में आपको मुस्लिम हितैषी दिखना है, आपको यह बताना है कि मुस्लिमों के लिए हमने क्या किया और मुस्लिम हमारे साथ सुरक्षित हैं, क्योंकि एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स कौन होने जा रहा है? नीतीश कुमार होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस इलाके में अपना एक दबदबा बनाया है। उनके नेता भी बताते हैं कि थर्ड फेज जो है वो हमारे लिए आसान होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिशनली जब से नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स में उनका प्रादुर्भाव इस तरीके से हुआ कि वो टॉप के लीडर बन गए, तो वहां उन्होंने अपना एक दबदबा बनाया है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी क्या सोच समझ के रची गई? पर आप ये बताएं हमें कि वहां जाकर के अपना पैंतरा बदल लेना सियासत में नेता करते हैं, और ये सामान्य बात है। हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जिस नेता की पहचान है भारत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी भी रैलियां होती हैं और आप उस रैली से हट करके उन्हीं के साथ हैं और कहते हैं कि किसी को यह हिम्मत नहीं है कि किसी को देश से निकाल दे। उस कानून को पास करने वाली पार्टी और सरकार के साथ आप हैं, अपने यहाँ कानून आप पास नहीं होने देते हैं। तो ये गजब दुविधा की स्थिति है। आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या इस गफलत में वोट ले लेना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या नीतीश जी सक्सेसफुल हुए हैं अभी तक? क्योंकि वो किशनगंज की जो हार है वही एक बदनुमा दाग है, वरना 40 की 40 सीटें आती तो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार में विश्वास नहीं व्यक्त किया गया 2019 की। जब आप बात करते हैं, ये सवाल किशनगंज के मतदाताओं में तो रहेगा। जो मैं पूछ रहा हूं कि नीतीश जी के इन वादों पर अब कैसे यकीन करें, जबकि आप खुद कहते हैं कि वो प्राइम प्लेयर इस बार नहीं है जैसे कि वो पहले हुआ करते थे। देखिए, राजनीति में पॉलिटिकल मैसेजिंग आजकल का शगल हो गया है। आप हैं उस गठबंधन के साथ, लेकिन उस गठबंधन से कुछ मामलों में जुदा है, ये दिखाने की कोशिश। हम क्राइम, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, इससे समझौता नहीं करेंगे, ये उनका पुराना नारा रहा है। मुझे लगता है कि वो उस पर दिखना चाहते हैं कि हमारे रहते ये नहीं होगा। आपने ठीक कहा, 13 साल 14 साल करीब उन्होंने बीजेपी के साथ शासन किया। उस बीजेपी के साथ जिसका नारा था 370 हटाएंगे, वे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते थे, राम मंदिर की बात करते थे, उनके मैनिफेस्टो में होता था। नीतीश कुमार उनके साथ थे। और एक बार एबी वर्धन से बात हुई थी जमाने पहले, तो एनडीए में नीतीश कुमार के रहते हुए ऐसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के दौरान उन्होंने ये बात कही कि अगर नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकल जाए तो वो एक अच्छा चेहरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए। अब इसको आप राजनीतिक दुविधा कहें, इसको आप पॉलिटिकल कंपल्सन कहें, इसको आप राजनीतिक चतुराई कहें, कि अपने लिए एक स्पेस ऐसा बना लेना कि हम हैं बीजेपी के साथ, लेकिन हम नहीं भी हैं बीजेपी के साथ। हम बीजेपी एनडीए के साथ रहते हुए अपना एक चेहरा ऐसा दिखाने की कोशिश करें जो एक सेकुलर चेहरा है, जिस पे दाग नहीं है। वो बात करेंगे कि दंगों की बात किसने की, दंगों में लोगों को न्याय मिले, इसके लिए आवाज किसने उठाई सरकार में आने के बाद। तो वो अपनी तरफ से वो पैतरे इस्तेमाल करेंगे जो उनके फेवर में होते हैं, वही करने की कोशिश है। पर बहुत से उनके जो विरोधी हैं वो इस राजनीतिक चतुराई को आइडियोलॉजिकल हॉलोनेस कहते हैं। आप चिंतन के स्तर पर खोखले हैं, तभी तो आप कभी उस तरफ जाते हैं, कभी इस तरफ आते हैं, और कभी कभी अपने फायदे के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि एक प्रयोग की तरह राजनीति में लगता है। बेशक नीतीश कुमार इसमें सफल भी हैं, क्योंकि देखिए आज की तारीख में उनके प्रति मुस्लिम वर्ग में एक विश्वास जरूर है, इस बात को नेगेट नहीं किया जा सकता है। और वो कहीं ना कहीं जब मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारते हैं तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कैंडिडेट उतार दिया हो, एनडीए में उन्हीं को अधिकार दिया हुआ है इस समाज ने, बिहार के, कि आप उतार सकते हैं, उनके कैंडिडेट जीतते भी हैं। तो इस तरह की कन्विक्शन में एक विकल्प सामने है। मुझे तस्वीर में तेजस्वी यादव को लाने दीजिए।
तेजस्वी यादव को यह सब कहने की जरूरत नहीं है। आज वो मधुबनी में थे और उन्होंने प्याज के दामों पर बातचीत की है। ये वही इलाका है सुकेश जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां से बढ़ते हुए आप सीमांचल की तरफ जाते हैं, वहां वो प्याज के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो आश्वस्त हैं कि मुझे वो बातें कहने की जरूरत नहीं है नीतीश जी के जैसे। तो ऐसे में क्या ये आपको लगता है कि ये जो प्रयास है जिसमें कि पॉलिटिकल डिवाइड डाउन द मिडल बहुत ही शार्प है, तेजस्वी को कहने की जरूरत नहीं और नीतीश जी लेबर कर रहे हैं उसी मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए, फिर कैसे वो आसान फेज है? नहीं, बिल्कुल सही चित्र खींचा है आपने। ये कहने की जरूरत उनको नहीं है तेजस्वी को एक डेफिनेट एज ऐसे में दिखता है कि जहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं उस क्षेत्र में उन्हें अच्छा करना चाहिए। यह कॉन्फिडेंस शायद 2019 के चुनाव से मिलता है कि 2019 के चुनाव में भी वो मोदी के साथ थे, लेकिन उस इलाके में उनको अपेक्षा से ज्यादा सफलता मिली। शायद नीतीश कुमार ने भी नहीं सोचा होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि 2013-14 के नीतीश कुमार और 2019-20 के नीतीश कुमार में बहुत फर्क है। नीतीश कुमार अब इक्वल पार्टनर की तरह है। नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी की तरफ देखना पड़ता है। वो कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी मेरी तरफ देखा, उनको भी चेहरा कोई नहीं मिला, उनको नीतीश कुमार ही चाहिए होगा। लेकिन यह बात सही है कि अब वो इक्वल पार्टनर हैं, नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हैं जो एक जमाने में नहीं करते थे। तो पॉलिटिक्स बदली है और वो उस अपने स्ट्रेंथ पे, ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम इस पे चलेंगे। आपने ठीक कहा, हॉलोनेस दिखती है, लेकिन आप तमाम रीजनल पार्टियों की बात कर लीजिए, कुछ एक को छोड़ दीजिए, उसमें आरजेडी एक विकल्प हो सकता है जो वहां मैटर करता है। टीएमसी बीजेपी के साथ रह चुकी है, डीएमके सुदूर में रह चुकी है, जेडीयू रह चुकी है। जो रीजनल पार्टियां हैं उनका नेशनल लेवल पे गठबंधन, रामविलास पासवान जी की पार्टी रह चुकी है और वो अपने इस पे इतने ही फर्म दिखते थे। जब बाद में दोबारा उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम प्रपोज किया, वो सबसे पहले लोगों में से थे, तो उन्होंने कहा 2002 से आगे बढ़ने की जरूरत है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है। दरअसल पॉलिटिकल पार्टियां खुद आगे बढ़ जाती हैं। वो इस आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, उनकी आइडियोलॉजिकल जर्नी शायद कुछ समय के लिए उसको परे रख देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सक्सेस, पॉलिटिकल डिविडेंड उनको उसी में दिखता है। यह बात सही है कि वहां पे ओवैसी भी है, वहां पे तेजस्वी भी जाएंगे और तेजस्वी जब जाएंगे तो वो मतदाता सहसा उनकी तरफ आकर्षित हो सकता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो इस गठबंधन को हरा सकता है। क्या नीतीश कुमार का इस फेज में अपने आप को डिस्टेंस करना, जो मुझे लगता है, जो मेरी फीलिंग है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से कह रहा हूं, क्या वो काम आएगा? या फिर तेजस्वी के लिए जो उनके मुद्दे हैं, जो वो सबके लिए है, वो मुस्लिम समाज के लिए भी है, उनके लिए ज्यादा बड़ा है। आप मैं बार बार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देता हूं, वो इसलिए देता हूं क्योंकि हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में वो लेटेस्ट रिपोर्ट है जो मुस्लिमों की दशा दिशा पे एक अध्ययन है। तो वो तो पायदान में सबसे नीचे है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का एक ट्रिपल तलाक लेकर आना, मुस्लिम महिलाएं, जो 2019 में चुनाव हुए तो ये कहा गया, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हुई कि दरअसल मुस्लिम महिलाएं अब आकर्षित हुई हैं बीजेपी की तरफ। तो क्या उस वोट के जरिए उसको सुबह करके अपनी तरफ लाने की कोशिश होगी, या नीतीश कुमार अपनी ऐसी छवि जो उन्होंने बिहार में पिछले 15 सालों में बनाई है कि हम बीजेपी के साथ रहते हुए भी लेकिन कुछ चीजों से समझौता नहीं कर सकते, वो काम करेगा? या फिर तेजस्वी का अपना एक इशू काम कर जाएगा, तेजस्वी का लालू यादव का वारिस होना काम कर जाएगा, आरजेडी का प्रामाणिक तौर पे बीजेपी के साथ उनकी जो लड़ाई है वो ज्यादा प्रामाणिक रही है, ये काम कर जाएगा? ये देखने वाली बात। देखिए, जो सुकेश कह रहे हैं इसी से ड्रॉ आउट करती हुई एक बात है कि मुस्लिम मतदाता उस क्षेत्र के जिस मुहाने पे खड़े हैं, जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां उन्हें बहुत से लोग बहुत अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का अपना खिंचाव है और तेजस्वी और आरजेडी भली भांति इस बात को जानते हैं, लेकिन ओवैसी साहब का भी खिंचाव कम नहीं है। आज किशनगंज में उनकी भी सभा थी और जबरदस्त भीड़, आज नीतीश जी की भी सभा थी। तो एक मुस्लिम मतदाता और खींचने वाले कई। लेकिन सुकेश, जब किशनगंज के मुस्लिम मतदाता और आसपास के मुस्लिम मतदाता उस खिंचाव के बावजूद, जैसे कि हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं फील्ड में,
ओवैसी साहब की तरफ कुछ ही जाएंगे और ज्यादातर अपने टैक्टिकल वोटों को अर्थपूर्ण तरीके से डालेंगे ताकि उनके प्रतिद्वंदी को हराया जा सके जिसे वो प्रतिद्वंदी मानते हैं। तो ऐसे में जब वो ओवैसी जो कि सबसे बड़े खैरख्वाह हैं कुछ लोगों के लिए मुस्लिम समाज के, उनको नहीं दे करके तो क्या वो नीतीश जी की तरफ जाएंगे, ऐसा आपको अब लगता है? क्योंकि अब पिछली बार से ज्यादा मजबूत हैं ओवैसी। देखिए, जो सरल गणित लगाने वाली बात है, ओवैसी वहां है, पिछले कुछ सालों से वो काम कर रहे हैं, वो जितने भी मतदाताओं को आकर्षित करेंगे तो उस तरीके से अगर कागज पे अगर हम बनाना चाहें हम आप बैठ के, तो ऐसा लगेगा कि जो वोट वो उसमें जो इरोजन होगा वो आरजेडी के वोट में होगा। तो ऐसे में फिर जो दूसरा पक्ष है वो हिंदुओं को अपने साथ लेने की कोशिश करेगा, तो वो एक बड़ा वर्ग आता है। आप याद करिए किशनगंज से बीजेपी का सांसद शाहनवाज हुसैन भी जीत कर, वो इसलिए था क्योंकि कुछ मुस्लिम मतदाता उन्होंने अपनी तरफ किए क्योंकि वो मुस्लिम समाज से आते थे, और बाकी सारे मतदाता जब पोलराइज होते हैं तो वो उनकी तरफ आते हैं। तो ये क्षेत्र वैसा भी क्षेत्र एक समझा जाता है जिसमें अगर एक तरफ पोलराइज करने की कोशिश होगी कि हम यहां से एनडीए को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम नीतीश कुमार को हराना चाहते हैं, तो फिर दूसरा वर्ग एक खिंचा हुआ आता है। अब प्रधानमंत्री ने इसी इलाके में भारत माता की जय के भी नारे दिए, जय श्री राम भी कहा कि उन तमाम लोगों को भारत माता की जय भी कहना पड़ रहा है, उसमें विरोध नहीं है उनका। अब जय श्री राम भी कहना पड़ रहा है उनको, ये भी इन्वोक किया। पिछली बार बड़ा एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि 2 गुजराती आ गए, तो वो अमित शाह जो आज भी बीजेपी की रणनीति तय करने वालों में से एक हैं, बिहार की जो चुनावी रणनीति बनी उसमें अमित शाह की अहम भूमिका है। वो तमाम ऐसी बैठकों में जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष और बिहार के तमाम नेता थे उसमें मौजूद थे। चिराग पासवान से उन्होंने बात की, सारे बड़े नेताओं से बिहार में जो मैटर करते हैं उनके सबके साथ उनकी बैठक हुई। टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन में तो खैर सीईसी में होते हैं, लेकिन उसके पहले भी जो चर्चा हुई उसमें भी थे, तो वो वहां क्यों नहीं गए? इसको भी क्या जोड़ के देखा जाएगा? क्योंकि सीएए को एक लेवल से आगे जाकर डिफेंड करने वालों में अमित शाह है, तो इस इलाके में तो उनसे ऐसे भी मुझे लग रहा था कि अपेक्षा नहीं रही होगी कि इस इलाके में प्रचार करें। बीजेपी ने बैठ के कोई रणनीति बनाई होगी, क्योंकि अमित शाह एक ऐसे फिगर के तौर पे आए हैं जिनके बारे में माना जाता है कि बहुत वो हार्डकोर व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक बार कह दिया तो वो कह दिया, और वो इस पूरी जो लेजिस्लेशन है उसके पीछे अमित शाह खड़े हैं और अमित शाह ही उसको डिफेंड कर रहे हैं, अमित शाह उसको आगे लेकर जा रहे हैं। ये जो एक बड़ी भूमिका उनकी देखी गई इसमें, क्या इसी वजह से उनका बिहार जरा टला? आपकी बात से लगता है ये एक ऐसी चर्चा है जिसपे चुनाव के बाद भी मंथन होगा और समझने की कोशिश की जाएगी कि अमित शाह की गैर हाजिरी क्या कहती है। हाँ, इनकी बातों से देखिए स्पष्ट है कि कहीं ये कंसिडर्ड डिसीजन तो नहीं है, जानबूझ करके अमित शाह पीछे रह गए हों और ये सोच समझ कर किया गया हो। क्या नीतीश कुमार ने ये सजेस्ट किया था? तमाम ऐसी बातें, हालांकि जब वो बंगाल में होंगे तो वो उस इलाके के बहुत करीब होंगे सुकेश, जहाँ चुनाव है, और जाहिर है कि जब वो कुछ वहाँ बोलते हैं तो रेजोनेट बिहार के उस इलाके में ज़रूर करेगा, पास का ही इलाका है। तो ऐसे में देखना है कि उनकी यात्रा के मायने केवल बंगाल की राजनीति को साधना है या फिर सीमांचल की राजनीति को भी साधना है। बहरहाल एक जानकारी आपके साथ साझा करते चलें कि चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े दे दिए हैं द्वितीय चरण के मतदान के। 55% वोट, हालांकि पिछली बार से जो औसत है पिछली बार का उससे कम है, लेकिन महिलाएं 58% और पुरुष 52%। और सुकेश हमेशा कहते रहे हैं कि महिलाएं निकलती हैं तो नीतीश जी को फायदा होता है, तो क्या ये द्वितीय चरण नीतीश जी के फायदे का चरण साबित होगा? देखना पड़ेगा। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।